आईपी वाला होगा। अच्छा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमको एक आईपी एड्रेस जो मिल रहा है, हमको जो एक आईपी एड्रेस मिला वो तो होस्ट के लिए है, कंप्लीट आईपी एड्रेस मतलब होस्ट का, वो हमको अलॉट हुआ। ठीक है। अब हम अपने नेटवर्क में 10 सिस्टम लगाना चाहें तो हम तो प्राइवेट आईपी के साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो लेट से ज्वाइन किए हैं, जिनकी गाड़ी लेट है, उनको बता दें कि हम लोग अगले क्लास में मार्क्यू रखे हैं। मार्क्यू इज शेड्यूल फॉर नेक्स्ट क्लास। और आज हम लोग का नेटवर्क लेयर का फाइनल रिवीजन क्लास है। इसको हम लोग एक बार फटाफट देख लें। ओके, तो ये रिवीजन होगा, थोड़ा फास्ट पेस में होगा। इसी क्लास में सारा रिवीजन करा देना, जितना हो पाएगा, जितना बच जाएगा फिर तुम लोग खुद से पढ़ लेना। ओके, अगर जिसको सवाल होगा जो समझ में नहीं आएगा या किसी टॉपिक के एक और रिव्यू चाहोगे, वहां पे हैंड रेज करके सॉल्व कर देना। ठीक है। नेटवर्क लेयर, ये हमारा लेयर नंबर कितना है? फ्रॉम द बॉटम। ये लेयर नंबर 4 है। क्यों? सर 3 है सर। हाँ? लेयर नंबर 3 फ्रॉम द बॉटम सर। 3 लेयर सर। नंबर 3। अच्छा। सर थर्ड गौरव बोलो। सर थर्ड नंबर लेयर नेटवर्क लेयर सर। तो हम बीच बीच में गलत बोलेंगे ये देखने के लिए कि तुम लोग कितना सुन रहे हो। ठीक है। ओके, तो नेटवर्क लेयर हमारा लेयर नंबर 3 है। लेयर नंबर 3 है। और हम लोग जब पढ़े थे ओएसआई लेयर, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा लिंक लेयर होप टू होप डिलीवरी करेगा और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करने की नेटवर्क जिम्मेदारी लेयर। नेटवर्क लेयर की है। होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर की है। तो नेटवर्क लेयर को हम बात करें या फिर मोर एक्यूरेटली उसको बोलें कि इंटरनेटवर्क। इंटरनेट कहने का मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग नेटवर्क, मतलब मल्टीपल नेटवर्क के बीच का नेटवर्किंग या नेटवर्क विच कंबाइन लॉट ऑफ स्मॉल नेटवर्क। तो अगर हमको डेटा, हमको पैकेट मैसेज अगर लोकल नेटवर्क में डिलीवर करना होता तो हमको नेटवर्क लेयर की आवश्यकता नहीं थी। नेटवर्क लेयर की आवश्यकता कब पड़ी? जब हम इंटर नेटवर्किंग करने लगे तब। जब इंटर नेटवर्किंग करेंगे तब हमको ये जरूरत पड़ेगी नेटवर्क लेयर की। और नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी प्रॉमिस करता है और इसके लिए उसके पास एक लॉजिकल एड्रेस है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है। The network layer has two main functions. One is breaking of the segment into the network packet and reassembling the packets on the receiving end. इस सारे पैकेट क्या है? यहाँ पे उसका हेडर जुड़ेगा और उस पैकेट को, उस हेडर को रिसीविंग एंड के सिस्टम के उसी लेयर को निकालना है, उसी लेयर को उसको ट्रांसलेट करना है। तो और ओके, क्या क्या फंक्शनैलिटी है? पहला है राउटिंग। राउटिंग क्या है? राउटिंग किसी पैकेट को किस डायरेक्शन में भेजा जाए, उसको कैसे रूट करें, किस नोड पे भेजें उसको, इसे प्रोसेस को बोलते हैं राउटिंग। ओके, और राउटिंग के लिए हम यहाँ पे पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है इंटर नेटवर्किंग। इंटर नेटवर्किंग मीन्स द नेटवर्क बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है। तो ये हमारा इंटर नेटवर्किंग हो गया, राउटिंग हो गया। कंजेशन कंट्रोल, कंजेशन का मतलब होता है कि किसी रूट पे ट्रैफिक कंट्रोल, बफर, हाँ बफर ज्यादा भर गया है, ज्यादा कंजेशन हो गया, ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा पैकेट जो है वेटिंग में है,
तो हमको बोलते हैं कंजेशन है। और ये कंजेशन कंट्रोल कौन करेगा? ये भी नेटवर्क लेयर का ही काम है। ओके, इसके बाद हम लोग देखे थे कि टाइप ऑफ इंटरनेट वर्किंग क्या क्या है। तो एक तो था इंट्रानेट। इंटरनेट मतलब इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क मेरा जो इंटरनेट मॉडल पे काम करता हो। दूसरा था एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मतलब इंट्रानेट तो है ही है, इंट्रानेट विथ सम सपोर्ट ऑफ आउटर नेटवर्क Outside users. आउटसाइड यूजर भी उनको VPN कनेक्ट करके हम उनको दे सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रानेट। और तीसरा हो गया इंटरनेट। इंटरनेट क्या है हमारा? इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ग्लोबल नेटवर्क है, छोटा 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 बहुत सारा नेटवर्क है और सारे नेटवर्क को कनेक्ट कर दिए, दैट इज इंटरनेट। Okay, internet most commonly refers to a global system of the interconnected computer network or any group of smaller network. तो यहाँ पे हमने बात किया why network layer is needed. Network layer is needed because if I need to deliver some packet on some other network, okay, some other network, some host is there, and I can't know the MAC address of that host, some other network. So हम क्या करें? हमको तो उसका मैक एड्रेस मिलेगा नहीं, मैक एड्रेस नहीं मिलेगा तो डेटा डिलीवर नहीं कर पाएगा वहां पे। तब हमको चाहिए नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर हमारा जैसे एक नेटवर्क है ऑटोनोमस सिस्टम, ये है एक ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्क ये है, और दोनों के बीच में राउटर है, राउटर हमको राउट करेगा। कैसे रूट करेगा इसका हम राउटिंग हम लोगों ने देखा है, इंटर डोमेन और बहुत सारे राउटिंग एल्गोरिथम भी है, उसको यूज करके वो सब अभी समझ में आएगा तुम्हें ज़्यादा, वो सब दिमाग में रखना। चूंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए सब तुमको पहले का पता है, बात का सब पता है, तो यहाँ पे उसको कोऑर्डिनेट करने में समझ में आएगा ज़्यादा। ओके, ये जो आईपी एड्रेस है जो हम लोग बोल रहे हैं लॉजिकल एड्रेस, वो हमारा 32 बिट का होगा। 32 बिट का होगा, और 32 बिट कहने का मतलब हो गया कि अगर हम बिट फिक्स कर रहे हैं तो हम इसका मतलब हम टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस भी फिक्स कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस भी फिक्स कर रहे हैं, जिसका मतलब टोटल आईपी एड्रेस मेरा ये इतना आईपी एड्रेस बनेगा। मतलब एट ए टाइम नेटवर्क में इतना मैक्सिमम सिस्टम होगा, माइनस इसमें जब प्राइवेट हटा दो तो उतना ही सिस्टम होगा जो मेरा कनेक्टेड होगा। ठीक है, दूसरा कि आईपी एड्रेस पब्लिक और प्राइवेट की जो बात हम लोग किए थे, तो पब्लिक आईपी जो हमको आईएसपी से मिलेगा, और इससे अगर हम 3 सिस्टम कनेक्ट करेंगे, मेरा होम नेटवर्क है, होम नेटवर्क में अगर इससे हम कनेक्ट कर रहे हैं तीनों सिस्टम, तो तीनों को यही आईपी नहीं दे सकते, ये तीनों को एक आईपी नहीं दे सकते। क्यों? तो फिर आईपी शुड बी यूनिक, पब्लिक आईपी यूनिक होना चाहिए, और यहाँ यूनिकनेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों और ये वन, ऑल 4 सिस्टम अगर डेटा सेंड करेंगे तो उनके डेटा पैकेट में जो सोर्स आईपी होगा वो सेम का सेम होगा, और सेम आईपी एड्रेस से अगर चारों सोर्स बात करेंगे तो ये रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल है, ये रिक्वेस्ट किस सोर्स से आ रहा है, किस होस्ट से आ रहा है। तब क्या करें? तब हम लोगों ने एक क्या किया कि जो हमारा ये जो नेटवर्क था इसको हम लोगों ने प्राइवेट आईपी दिया। ये प्राइवेट आईपी इस नेटवर्क के बाहर ये राउटेबल नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, इसको लेके कोई राउटिंग नहीं होगा। ये जब भी राउटिंग होगा हमारे इंटरनल जो हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है उसके अंदर होगा। ठीक है, और प्राइवेट नेटवर्क के अंदर एक छोटे से नेटवर्क में सिंगल एक नेटवर्क है, तो हमारा सारा का सारा जो पैकेट जो होता है वो स्विचिंग से ही काम चल जाता है, राउटर का जरूरत भी नहीं पड़ता है। नेटवर्क लेयर डिजाइन इशू क्या क्या नेटवर्क लेयर में है? पहला है स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, दूसरा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन लेस सर्विस, तीसरा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, राउटिंग एल्गोरिथम, कंजेशन कंट्रोल, इंटरनेट वर्किंग। स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग क्या है? सर हाँ मनीष। सर डेटा भेजने से पहले हम जो कोई भी डेटा पैकेट भेजने से पहले हम उसको स्टोर करते हैं, और उसके बाद जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तब उसे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कनेक्शन हो जाएगा और कनेक्शन नहीं होगा, ये तो डिपेंड करेगा कि हम कनेक्शन लेस सर्विस की बात करें, कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें।
है? मेनली यूज होता है यहाँ पे, पहले स्टोर करेगा वो डाटा और उसके हाँ, बाद स्टोर एंड फॉरवर्ड करने का मतलब ये डिसाइड है। करेगा कि डिसाइड करेगा रूट उसका कि कहाँ उससे कहाँ उसको भेजना है, उसके बाद वो उसे भेजेगा। हाँ गौरव, सर यहाँ पे डिजाइन इशू करने का मतलब डिसएडवांटेज है सर। नहीं, नेटवर्क लेयर में क्या क्या इशू है, नेटवर्क लेयर को जो डिजाइन किया गया इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, क्योंकि नेटवर्क लेयर हमारा होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कर रहा है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, तो हमको राउटर इंटरमीडिएट जो राउटर होगा उसके थ्रू भेजेंगे हम, और राउटर टू राउटर जाएगा, वो जाएगा डेटा लिंक लेयर के थ्रू हॉप टू हॉप। अब नेटवर्क लेयर को ये डिसाइड करना है कि हम जो पैकेट, ये जो सिस्टम, जो सोर्स सिस्टम जो पैकेट भेज रहा है वो डेस्टिनेशन पे जाएगा तो कैसे जाएगा, वो प्रोसेस कैसे होगा। तो पैकेट स्विचिंग होगा, पैकेट स्विचिंग होगा। और पैकेट स्विचिंग कैसे होता था, स्टोर एंड फॉरवर्ड। पैकेट स्विचिंग था स्टोर एंड फॉरवर्ड। हम हर राउटर पे, हर इंटरमीडिएट नोड पे वो पैकेट स्टोर किया जाएगा तो फॉरवर्ड किया जाएगा। ये था हमारा पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो स्टोर एंड पैकेट, a packet is stored there until it is fully arrived and the link has been finished its processing by verifying the checksum, and afterward it will be routed to different network. Okay, ये हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग या डेटाग्राम नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू IP address it will be forwarded. ये हमारा होस्ट है, सेंटर है, यहाँ से पैकेट गया, हर जगह स्टोर होगा, उसके बाद सारा का सारा डेटा इससे अराइव हो जाएगा, तब ये डिलीवर करेगा आफ्टर चेकिंग ऑल द रूट्स विच रूट इज बेटर टू रीच दिस डेस्टिनेशन सिस्टम। इसके बाद हमारा दो तरह का होगा हमारा जो स्टोर एंड फॉरवर्ड है। एक तो होगा हमारा कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस जब होगा तो उस कनेक्शन लेस सिस्टम में क्या होगा कि हम कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करेंगे, जो डेटाग्राम नेटवर्क में पढ़े थे स्विचिंग में। If connectionless service is offered, packets are sent to the network individually and routed independently of each other. अलग अलग पैकेट, सारा पैकेट राउटिंग इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, दैट इज नथिंग बट IP एड्रेस, और उस IP एड्रेस को यूज करते हुए वो पैकेट रूट कर दिया जाएगा, ठीक है। कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम जो सोर्स है, डेस्टिनेशन है, उसके बेस में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं होने से क्या फायदा है कि हमारे पास बहुत सारा रूट है, किसी रूट को लेके हम डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये हर राउटर के पास अपना एक टेबल होगा, ये हमको कहाँ पहुंचना है और कौन कौन सा लाइन हमको दिया गया है। ये जो टेबल है, ये टेबल हमेशा दूसरे राउटर के अपना अपना जो राउटिंग टेबल है सब शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद एक राउटर समय समय पे अपना जो राउटिंग टेबल है उसको अपडेट भी करेगा, ठीक है। यही कारण है कि A1 2 3 पैकेट्स इस रूट से जा रहे हैं, ACE रूट से, लेकिन फोर्थ पैकेट तब तक कंडीशन हो गया और ये सेकंड वाला टेबल है, ये पहला वाला है A का टेबल, ये अपडेटेड टेबल है। इस टेबल के अनुसार हमको F पे जाने के लिए D पे जाने के लिए B लाइन था, इसलिए इसको B पे भेज दिया गया। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन लेस सर्विसेज, कनेक्शन लेस सर्विस हो गया। और हमारा नेटवर्क लेयर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि तुमको याद होगा VoIP जैसा काम जो हम कर रहे थे, VoIP या चैटिंग या वॉइस टेलीकम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारा का सारा जो है हमारे वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस भी कहाँ मिलेगा हमको? ये भी नेटवर्क लेयर ही इसको भेजेगा। ये देखो, ये हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, जिसमें हमको ये सिस्टम, हमको इसको H1 को एक पैकेट भेजना था इस H2 को, ठीक है। तो पहले वो कनेक्शन स्टैब्लिश किया, तो कनेक्शन उसको मिला ACEF, ये कनेक्शन हुआ। और ये कनेक्शन का जो पैरामीटर है वो हर राउटर पे सेव रहेगा कि जो पैकेट आएगा इसी रूट से जाने वाला है, ठीक है। और ये हमारा इन है और आउट है, इन आउट सारे
सारे राउटर के पास इन और आउट दोनों इंफॉर्मेशन होंगे टेबल के रूप में। एक फायदा क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड में और क्या नुकसान है कनेक्शन लेस में? देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्योंकि सारा का सारा पैकेट एक ही पाथ से जाने वाला है तो सारा इन ऑर्डर डिलीवरी होगा, सारा इन ऑर्डर डिलीवरी होगा। लेकिन कनेक्शन लेस वाले में अगर कोई पैकेट दूसरे रूट से आ जाए तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी वहाँ हो सकता है, जिसको बाद में उसको अरेंज करना पड़ेगा रिसीवर को। ठीक है, ये हो गया मेरा, ये सब उसी चीज को हम लोग लिखा है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ने देखा था कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे कि वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम नेटवर्क। वर्चुअल सर्किट मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, यस सर। तो इसमें क्या है, सर्किट सेटअप होगा। सर्किट सेटअप इशू है, हम डेटाग्राम में जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में रिक्वायर्ड addressing each packet contain the full source and destination address, but in the virtual circuit, a connectionless service, a connection oriented service, each packet contain a short virtual circuit number. ठीक है, state information, router do not hold state information about the connections. Each virtual circuit requires router table space per connection. Routing, each packet is routed independently. अलग अलग करेगा, सबको नहीं पता है कि। हाँ मुस्कान। सर इन एड्रेसिंग में सर वीसी नंबर का मतलब सर क्या है यहाँ पे? अच्छा, हम जब वर्चुअल सर्किट बनाएंगे, वो जो वर्चुअल पाथ बनेगा मेरा, तो उसको हम एक वर्चुअल सर्किट नंबर से उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एक यहाँ जो ACEF ये जो रास्ता बन रहा है, इसका हम लोगों ने दिया वर्चुअल सर्किट नंबर 1। ठीक है, तो हमको अगर जो हम रिक्वेस्ट करेंगे डेटा पैकेट भेजेंगे तो हम बताएंगे कि भाई वर्चुअल सर्किट नंबर 1 पे भेजना है हमको। ठीक है, तो वर्चुअल सर्किट नंबर 1 का टेबल बना हुआ है सबके पास कि यहाँ पे है A1 का टेबल है कि H1 से एक पैकेट आ रहा है जो वर्चुअल सर्किट नंबर 1 के लिए है, उसको C पे भेजना है और उसको वर्चुअल सर्किट नंबर 1 पे भेजना है। मतलब वर्चुअल सर्किट नंबर 1 उसको बताएंगे, तो C के पास आएगा, तो A से आ रहा है वर्चुअल सर्किट नंबर 1, तो E पे भेज देना है उसको वर्चुअल सर्किट नंबर 1। ऐसा वर्चुअल सर्किट नंबर मतलब कि हम जो सर्किट ये जो पाथ बना रहे हैं, इस पाथ का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए हैं वर्चुअल पाथ को वर्चुअल सर्किट नंबर से। ठीक है मुस्कान? यस सर, ठीक। ओके, तो each virtual circuit requires a router table specification per connection. यहाँ देखो each packet contains a short virtual connection number और each virtual connection requires router table space per connection. ठीक है, routing, each packet routed independently. यहाँ क्या है, route is chosen with the virtual connection, each setup all packets follow it. एक बार कनेक्शन हो गया, वर्चुअल सर्किट बन गया और सारा पैकेट उसी रूट को फॉलो करेगा। एक्सेप्ट ऑफ राउटर फेल्योर, यहाँ पे राउटर फेल्योर का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कि हमारा जितना राउटर्स के बीच का जो टोपोलॉजी है वो हमारा पार्शियल या फुल मेश होता है। हम मेश टोपोलॉजी में पढ़े थे कि हमारा अगर कोई एक पाथ अगर ब्रेक हो जाए, डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, हमारे पास बहुत मल्टीपल पाथ है वहाँ पहुँचने के लिए। तो यहाँ पे डेटाग्राम नेटवर्क में अगर कोई राउटर हमारा डाउन भी हो जाता है तब भी हम डेटा डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन वर्चुअल सर्किट वाले में ये नहीं होगा। वर्चुअल सर्किट का हमारा रूट फिक्स है, उस रूट में पढ़ने वाला कोई भी इंटरमीडिएट राउटर जो है अगर वो खराब होता है या कोई लाइन जो है, जो कम्युनिकेशन लाइन है उसमें फॉल्ट आता है तो हमारा ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मेंटेन करना डिफिकल्ट है इसमें, क्योंकि कंजेशन होगा, हमारा डेटा पैकेट लॉस भी होगा। ओके, तो ये, लेकिन यहाँ पे है कि अगर सारा बहुत रिसोर्सेज हमको जितना चाहिए उतना रिसोर्सेज है तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल सकता है। कंजेशन कंट्रोल डिफिकल्ट है, कंजेशन कंट्रोल करना डिफिकल्ट है क्यों? क्योंकि मल्टीपल होस्ट डेटा सेंड कर रहे हैं राउटर को, और राउटर को सारे पैकेट को प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद अपने टेबल से उसका जो
डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसको फाइंड आउट करना है, प्लस कंजेशन को मॉनिटर करना है और बहुत कुछ करना है। इसलिए कंजेशन कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। कर तो लेते ही अलग अलग प्रोटोकॉल यूज करके, और यहाँ पे इजी है इसीलिए कि हमको सिर्फ उस रूट से एक होस्ट और दूसरे होस्ट के बीच का डेटा सेंड करना है। तो यहाँ पे इजिली हम रिसोर्स मैनेज कर लेते हैं, कंजेशन कंट्रोल मैनेज कर हो जाता है। इसके बाद था राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो the main function of the network is the routing packets from the source machine to the destination. There are two processes Sir. inside the router. Yes. और सर जब राउटर मतलब किसी नेटवर्क के लिए एक राउटर अगर हम लगा रहे हैं सर, और तो सर अगर हम एक आईएसपी उसके लिए ले रहे हैं, आईपी एक आईएसपी से कनेक्शन सर, तो सर वो कोई ना कोई सर केबल के अनुसार ना, केबल से ही ना सर वो इंटरनेट मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा सर, और वो मेरा राउटर में आके कनेक्टेड होगा। तुम एक राउटर ले रहे हो और उसको कहाँ से कनेक्ट कर रहे हो? सर जैसे कि कोई भी आईएसपी से अगर हमको कनेक्शन लेना है अपने नेटवर्क के लिए, तो एक बिल्कुल, राउटर बिल्कुल। सर हमको लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब आउटसाइड के लिए, हाँ, आउटसाइड जो तुम्हारा एक्सेसिंग के डिफॉल्ट लिए। गेटवे होगा। यस सर, गेटवे होगा। हाँ। तो सर उस राउटर में सर कोई ना कोई केबल से ही ना इंटरनेट, जो आईएसपी प्रोवाइड करेगा इंटरनेट, कोई ना कोई केबल से ही ना देगा बिल्कुल सर। बिल्कुल, हाँ। और तो सर अब देखो, पहले केबल से आता था, अब सारा का सारा इस तरह का जो आईएसपी प्रोवाइड करता है वो सब जो हो रहा है वो सब हमारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ रहा है। यस सर। हाँ, वो सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आएगा और ऑप्टिकल फाइबर से उसको फिर चेंज कर लेते हैं, कुछ डिवाइस लगता है वहाँ पे, ऑप्टिकल फाइबर का जो इनपुट आएगा वो डिवाइस वो चेंज करके फिर हम लोग उसको यूटीपी पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं और वहाँ से हमारा बाकी स्विचेज और ये सब कनेक्ट हो जाता है। सर तो राउटर में हमारा जो पोर्ट्स होंगे, राउटर में जितने भी पोर्ट्स होंगे सर, तो उसमें कोई एक कंप्यूटर को तो सर हमको मेन कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, या सारे कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क में कंप्यूटर सबको राउटर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे सर? मेन कंप्यूटर नहीं, ऐसा मेन कंप्यूटर वाला बात नहीं है। जैसे मान लो अगर हम एक राउटर हमको मिल रहा है जो हमको आईएसपी की तरफ से मिल रहा है, उसमें से अगर मान लो एक पोर्ट है तो हम उस एक पोर्ट से हम स्विच कनेक्ट करेंगे, स्विच से मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर देंगे। अगर मान लो दो पोर्ट है तो साइमल्टेनियसली दो सिस्टम हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अगर स्विच नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम एक सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक सिस्टम, ठीक है। दो सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं तो दो सिस्टम। उस राउटर के बाद, उस जो तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे राउटर है उसके बाद जो सिस्टम होगा सारा उस नेटवर्क का इंटरनल होस्ट है, इंटरनल सिस्टम है। तो मेन सिस्टम जैसा कुछ नहीं है सर। तो एक तो पोर्ट उसमें रिजर्व होगा जो मेरा केबल लगेगा, ऑप्टिकल फाइबर वाला जो यूटीपी लगाएंगे सर, वो तो एक लगाना ही पड़ेगा ना सर? हाँ, एक इनकमिंग होगा और आउटगोइंग एक या दो या तीन चार हो सकता है। तो सर वो तो वही ऑप्टिकल फाइबर का यूज नहीं ना करेगा कि वो उसी फाइबर का यूज करके वो डेटा को भेजेगा? ऑप्टिकल फाइबर उसमें नहीं लगेगा। ऑप्टिकल फाइबर जब आईएसपी से जब मेरे पास आएगा ना, तो हम एक दूसरा डिवाइस लगाएंगे जिसमें से जो डेटा हमारा ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है उसको कन्वर्ट करके उसमें तो लाइट के फॉर्म में आ रहा है, उस लाइट फॉर्म से उसको कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे और वो तार हम लगा देंगे हम अपने राउटर में, ठीक है। वो कन्वर्शन जो हो गया वो इन आउट दोनों कन्वर्शन करेगा। हमारा जितना डेटा उधर से आएगा वहां से तो लाइट के फॉर्म में आया यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद वो जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिकल पल्स में, और वो हमारा यूटीपी यूज करके और Cat5 Cat6 यूज करके हम उसको यूज कर लेंगे। और हम यहाँ डेटा जो सेंड करेंगे वो डेटा जब गेटवे से बाहर निकलेगा तो फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के खुद की डेटा में, मतलब सेम पोर्ट से हम लोग सर भेज इनपुट ले भी रहे हैं, मतलब एज एन इंटरनेट ले भी रहे हैं और अपना डेटा पैकेट सेंड भी कर रहे हैं? नहीं, उसका जो इनपुट पोर्ट अलग होगा, आउटपुट अलग होगा। अच्छा, ठीक है। उसमें तुमका जैसे इनपुट जो होगा ना वो होगा और इथरनेट पोर्ट अलग होगा, एक फास्ट इथरनेट अलग होगा, एक फास्ट इथरनेट पोर्ट अलग से होता है, ठीक है, और एक इथरनेट पोर्ट अलग से होगा। तो इथरनेट पोर्ट पे हम अपना कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इन और आउट दोनों पोर्ट अलग होगा सर। मतलब जिससे जो इंटरनेट आ रहा है ना सर, जिस केबल से इंटरनेट आ रहा है
आप बताएं ना ऑप्टिकल फाइबर से आ रहा है, तो सर पोर्ट तो यहाँ अपना डेटा पैकेट भेजने का पोर्ट तो राउटर में अलग होगा ना सर। आप बताएं अभी जैसे कि डेटा पैकेट जो भेजा जाएगा उसका अलग पोर्ट होगा, आउटपुट पोर्ट जिसको आप कह रहे हैं। तो सर जो देखो एक मिनट, कनेक्शन की बात कर रहे हो, सेंड करने की बात कर रहे हो? सर सेंड करने का बात कर रहे हैं सर, जैसे कि राउटर से जब डेटा पैकेट निकलेगा ना, तो जो जिस केबल से इंटरनेट आया उसी केबल से डेटा पैकेट निकलेगा सर। ऑब्वियस सी बात है। तो इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट मतलब क्या, वो तो कनेक्शन है ना, दैट इज द फिजिकल कनेक्शन। वो तार जो है नेटवर्क का, हम अगर दो सिस्टम को जोड़ने के लिए अगर कुछ फिजिकल मीडियम यूज कर रहे हैं तो डेटा भी तो उसी फिजिकल मीडियम से जाएगा ना। ओके। इंटरनेट जिस तार से आएगा, तो इंटरनेट आएगा मतलब क्या, मतलब हम उस तार से मेरे पास पैकेट्स आएंगे, है ना, डेटाग्राम पैकेट्स अराइव होंगे और उसी से जाएंगे, दैट यही ना मतलब। यस सर, यस ओके। ज्यादा सोच लिए क्या? यस सर, वो दूसरा है। क्या? हाँ कमल। यस सर, जो राउटर का वो हाँ कमल, आवाज जा रहा है सर? वो थोड़ा थोड़ा कच के बोलो। सर जो हम लोग राउटर कनेक्शन लिए थे, जिसके बस हम लोग के पास मतलब राउटर कनेक्शन आया था सर। राउटर कनेक्शन आया था सर, वो मतलब कि जितने अलग अलग हम डिवाइसेस में यूज कर रहे हैं तो उतना आईपी एड्रेस जनरेट कर देगा सर। मेरा आवाज साफ नहीं आ रहा है, किसी और को सुनाई दिया हो तो थोड़ा बताओ, फिर से रिपीट करो कमल। सर कह रहे थे सर, जो राउटर कनेक्शन लिए हैं सर, हम लोग जितने सारे डिवाइसेस में यूज करेंगे उतना आईपी एड्रेस जनरेट करेगा सर। हाँ, प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी। हाँ, इतना ही नहीं, हम जैसे मान लो सिस्टम का तो बात छोड़ दो, सिस्टम तो है ही है, हम बहुत सारा कैमरा लगा सकते हैं, बहुत सारा कैमरा लगाते हैं और हर कैमरा को आईपी एड्रेस सकते हैं। आईपी कैमरा के बारे में तुम सुने हुए? वीडियो सर्विलेंस कैमरा सर। हाँ नहीं, वीडियो सर्विलेंस कैमरा तो है ही है, वो तो कैमरा लगा ही होता है, वो सारा का सारा कैमरा जो हमारा लगा होता है। एक आईपी कैमरा होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा, मतलब उस कैमरा को हम प्राइवेट नेटवर्क का एक आईपी दे सकते हैं और उसको एक्सेस करने के लिए हमको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हम ब्राउजर खोलेंगे, उसका आईपी एड्रेस लिखेंगे, हमको कैमरा का व्यू मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम प्रिंटर लगा सकते हैं, प्रिंटर को एक आईपी दे दो और वो नेटवर्क प्रिंटर होगा। हम अपने जो प्रिंटर यहाँ पे लगाएंगे, हम उस प्रिंटर में हम वो सेट कर लेंगे वो आईपी एड्रेस, मतलब हमारा जो आईपी एड्रेस हमको पता है प्रिंटर का, और यहाँ से जो प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे वो सारा का सारा सबके सिस्टम जो प्रिंट होगा उसी आईपी पे होगा। ठीक है, तो हम सर्वर लगा सकते हैं, सर्वर का आईपी एड्रेस दे सकते हैं, प्रिंटर का, स्कैनर का, कैमरास का, सबको हम आईपी दे सकते हैं और सारा मेरे नेटवर्क में रहेगा। ठीक है, सर जो प्राइवेट आईपी कैमरा को मिलेगा सर, सर तो इंटरनेट उसको रिकॉग्नाइज नहीं ना करेगा सर, तो उसको तो पब्लिकली हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो हम नेटवर्क, हम कैमरा का अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने घर के अंदर का कैमरा का व्यू हम बाहर किसी को क्यों दिखाएंगे? तो हमको अपना देखना है ना। मतलब मेरा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम 15 कैमरा लगा दिए और हमको यहाँ पता है कि हम जो लगाए हैं, जो 4 नंबर कैमरा जो है 198.162.0.4 उस लोकेशन का है, तो हम फटाफट आईपी एड्रेस लिखेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तब सर वो तो एड्रेस किसी और को भी तो अलॉटेड हो सकता है ना सर, दूसरे नेटवर्क में। तो दूसरे नेटवर्क की बात, हम अपने घर की बात कर रहे हैं, अपने फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क के अंदर हमारे सिस्टम को 192.168.0.2 दिया गया, तो ये इसको दिया गया तो हम इसी को लेकर ना कम्युनिकेशन करेंगे। तो दूसरे नेटवर्क में होगा तो होगा, उससे क्या मतलब हमको। हम अगर इस नेटवर्क में हैं और इस नेटवर्क से अगर इस नेटवर्क के किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करेंगे, काम खत्म। और ये प्राइवेट आईपी किसी दूसरे नेटवर्क में भी यूज हो रहा होगा, उससे हमको क्या मतलब? कंफ्यूज कर रहे हो लगता है। यस सर, थोड़ा सा है। क्या बताओ सर, तो जैसे प्राइवेट आईपी तो रिपीटेटिव इन नेचर होता है ना सर? रिपीटिव कब होगा? आईपी एड्रेस जो भी होगा, देखो ऐसे समझो, आईपी एड्रेस पहले तो ये समझ लो कि आईपी एड्रेस जो होगा वो रिपीटिव नहीं होगा, वो हमेशा यूनिक होगा
एड्रेस कभी भी रिपीटेड नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पृथ्वी है और इमेजिन करो कि मंगल ग्रह पे भी ऐसा ही नेटवर्क है। ओके, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो आईपी एड्रेस, जो पब्लिक आईपी एड्रेस पृथ्वी पे यूज हो रहा है, अर्थ पे यूज हो रहा है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस वहां यूज नहीं होगा? यस सर, यूनिक होगा सर तो यूज नहीं होगा। यूनिक होगा तो पृथ्वी, अर्थ का नेटवर्क अलग है, मंगल का अलग है, मार्स का अलग है। तो हम अगर ये सेम कंडीशन हम माने, ऐसा इंटरनेट वहां भी चल रहा है, वहां भी प्राइवेट और पब्लिक का कंडीशन है, तो हम बोल रहे हैं पब्लिक आईपी जो है वो यूनिक होगा, अर्थ पे यूनिक होगा, क्योंकि अर्थ का पूरा ग्लोबल नेटवर्क को हम एक नेटवर्क मान रहे हैं इंटरनेट के कंडीशन में। तो कह रहे हैं वो पब्लिक जो आईपी है वो पूरे अर्थ पे यूनिक होगा। यस सर। ठीक, लेकिन अगर ये हम चले जाएं जुपिटर पे, मार्स पे, वहां भी सेम मॉडल का इंटरनेट चल रहा होगा, तो ये पब्लिक आईपी वहां तो रिपीट हो ना जाएगा। यस सर, वहाँ तो कर ही सकता है। मतलब एक नेटवर्क में एक आईपी यूनिक होगा। यस सर। अब अर्थ का बात छोड़ते हैं, अब और छोटा सा, अब लैंड की बात करते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इसके अंदर जो आईपी होगा वो यूनिक होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना, यही है प्राइवेट आईपी, यही मेरा प्राइवेट है। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेम आईपी रिपीट हो रहा है, समझ लो वो मंगल ग्रह है। ठीक है, तो आईपी जब भी होगा, आईपी का नेचर ही है कि अपने मतलब नेटवर्क सर में कि उसको यूनिक रहना है। सर मतलब कहने का मतलब ऐसा कि मतलब अगर हम अपने कोई नेटवर्क में किसी भी नोड का प्राइवेट आईपी एड्रेस जान सकते हैं सर, और उसको जब हम लोग मतलब कि इनपुट करेंगे वेब ब्राउजर में, जैसे आप बोले हैं कि वेब ब्राउजर से जब उसको सर्च करेंगे सर, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली जो नोड है उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छा, ऐसा है। बिल्कुल। ठीक। लेकिन एक बात और है, ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन बहुत तरह का बैकडोर एंट्री और बहुत तरह का मैल फंक्शनिंग बैड प्रैक्टिसेस को भी इनवाइट करता है। ठीक है, इसको भी इनवाइट करता है। तो इसके लिए कुछ बहुत सारा सेफ्टी, सिक्योरिटी, फायरवॉल, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। इसको रख के हम इसको स्टॉप करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर मेरा आईपी एड्रेस ब्राउजर पर लिखें और मेरा पूरा हार्ड डिस्क खुल जाए उनके सामने, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एवरीथिंग, तो ये मेरे लिए हो सकता है कि कुछ सेफ्टी मैटर हो, कुछ सिक्योरिटी हजार्ड हो सकता है। ठीक है, तो हम अलाउ करेंगे, हम अपने सिस्टम में अलाउ करेंगे कि अगर कोई मेरे सिस्टम में नेटवर्क के थ्रू अगर इंटर करता है तो उसको कौन सा ड्राइव दिखे, कौन सा फोल्डर, कौन सा फाइल है जो हम शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए बहुत सारा तरीका है कि हम कुछ शेयर्ड एक फोल्डर है, उसमें हम जो फोल्डर, जो फाइल रख देंगे वो शेयर्ड हो जाएगा, और जो ड्राइव को हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर शेयर करेंगे वही शेयर होगा। ऐसा तुम लोग करके देखे हो कि नहीं देखे, बताओ? नो सर। जैसे एक दिन हम करके दिखाते तुम लोग को। इसका प्रैक्टिकल होगा ना सर तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, हम कंप्यूटर खोलते हैं, यहाँ पे मेरा ये 2 ड्राइव है। मान लो हम डी ड्राइव को शेयर करना चाहते हैं नेटवर्क पे, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज पे आए और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी है, इसका कस्टमाइज शेयरिंग आए, तो ये देखो नॉट शेयर्ड। ठीक है, नॉट शेयर्ड है, और हम इसको अगर एडवांस शेयरिंग कर दें, तो अगर ये शेयर्ड कर देंगे, तो हम अगर मेरे आईपी एड्रेस पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसको ये मेरा डी ड्राइव उसको शेयर हो जाएगा। ठीक है, उस डी ड्राइव में देखो शेयर दिस फोल्डर लिखेंगे, तो शेयर नेम तो हम लिखेंगे डी ऑन पुष्कर। ठीक है, डी ऑन पुष्कर, तो तुम अगर मेरा आईपी एड्रेस लिखोगे ब्राउजर में, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारा खुल जाएगा, डी ऑन पुष्कर लिखा रहेगा सिस्टम पे। बट सर उसको सेम नेटवर्क में होना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो आईपी एड्रेस है बिल्कुल वो तो सेम नेटवर्क में होगा प्राइवेट तभी, है। कहे कि तुम हमको जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है उसमें उसका नेटवर्क आईडी और मेरा नेटवर्क आईडी मैच होना चाहिए। दूसरे नेटवर्क का हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये खोलें ब्राउजर,
ऑटोमेटिकली है आईपी एड्रेस हमको पता नहीं चला। तो मान लो हम यहाँ लिखते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे ही रैंडमली किसी आईपी एड्रेस पर। 1 तो हो गया, 1 जो होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे का होगा। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे तो यहाँ से खुल ही जाएगा, जो हम तुम लोगों को करके दिखाए थे। मान लो हम लिखते हैं 2, ठीक है 2। तो ये आईपी एड्रेस अगर शेयरेबल होगा तो कुछ ना कुछ खुलेगा, अदरवाइज बोलेगा परमिशन नहीं है। यह हमको हो सकता है कि यूजर नेम पासवर्ड देके ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइट बीच में ही है 3। लिखा है चेक द प्रॉक्सी एंड द फायरवॉल। तो ये कुछ सेफ्टी सिस्टम है, इसको हम बहुत आसानी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेफ्टी कंसर्न हो सकता है। लेकिन यही तरीका है, ऐसे हम अगर जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है वैसे सिर्फ आईपी लिखेंगे तो हमको वो सिस्टम यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि हम देखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, 1 मिनट। सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। हाँ 1 मिनट हम कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे देखो यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1। ठीक है, ये हमारा है सबनेट मास्क, मतलब क्लास सी है। और ये है 192.168.1.103। हम अपने आईडी, अपने मेरा जो आईपी एड्रेस है उसको खोल के लिखना चाहते हैं, खुलता है कि नहीं। ठीक है, 192.168.1 क्या था 130 103 103 सर 103। ठीक है, देखो क्या लिखा है 192.168.1.103 रिफ्यूज टू कनेक्ट। रिफ्यूज टू कनेक्ट मतलब कनेक्शन होगा, हो सकता है, मतलब सब यहाँ भी है 102 भी होगा कहीं। हमको ये सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, ऑफलाइन में तुम आओगे क्लासेस में, ऑफलाइन में तो तुम बताना, इसको कॉन्फ़िगर करके हम तुम्हें दिखाएंगे। देखो 192.168.1.012 took too long to respond, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ओके, सर वो शेयर करते तब शो करता ना वहाँ पे 103 वाला। बिल्कुल, हाँ हाँ। शेयरिंग को इनेबल तो सर करना पड़ेगा। वहाँ पे आप शेयर नहीं किए थे सर, शेयर नहीं किए हैं, शेयर इस करने में वजह बहुत से सारा शायद नहीं। सिक्योरिटी इशू तो हो जाएगा, इसलिए शेयर नहीं किया। तो वो करके दिखाए वहाँ पे, यहाँ पे ये सब यस सर। आता है, इसको अगर हम शेयर करेंगे तब आएगा वहाँ पे। ठीक है, हाँ ओके, चलो। तो राउटिंग एल्गोरिथम में क्या था कि हम 2 काम होगा, देयर आर 2 प्रोसेस इनसाइड द राउटर। पहला है कि हम फॉरवर्ड करेंगे पैकेट को, स्टोर एंड फॉरवर्ड।
स्टोर एंड फॉरवर्ड ये काम करना है राउटर को। और दूसरा काम करना है राउटर को कि हम राउटिंग जो इंफॉर्मेशन है जो चेंज हो रहा है राउटिंग में वो हमको मिलता रहे दूसरे राउटर से, हम डेटा अपना जो राउटिंग टेबल है अपडेट करते रहें। तो दो बात हो गया। पहला तो हो गया कि दो काम मिल गया, एक तो कि हम पैकेट को उसके आईपी एड्रेस के अनुसार हम उसके जो उसका जो रूट है उस पर उसको डिलीवर करेंगे। दूसरा कि हम अपने टेबल को मेंटेन भी करेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे। अगर कोई नोड मेरा डाउन हो गया है, कोई राउटर मेरा डाउन हो गया है किसी कारणवश या कंजेशन हो गया है, तो हम तुरंत अपना टेबल मेंटेन करेंगे, अपडेट करेंगे और दूसरा पैकेट अब दूसरे भेजेंगे। ये दो काम हमको राउटर को करना है। और मेन गोल ऑफ द राउटिंग क्या था? करेक्टनेस, सिंप्लिसिटी, रोबस्टनेस और स्टेबिलिटी, फेयरनेस, ऑप्टिमलिटी, ये था। ये सारा पार्टिकुलर हमको अचीव करना था बाय यूज ऑफ राउटिंग। ओके, तो दो तरह का राउटिंग एल्गोरिदम है, मतलब दो तरह का हमको जो राउटिंग टेबल है उसमें जो हम डेटा इंटर करेंगे राउटिंग इंफॉर्मेशन, वो दो तरह का होगा। एक तो नॉन एडेप्टिव होगा मतलब स्टैटिक राउटिंग, दूसरा होगा एडेप्टिव मतलब डायनामिक राउटिंग। नॉन एडेप्टिव कहने का मतलब स्टैटिक राउटिंग, इसमें जितना भी राउटिंग इंफॉर्मेशन होगा जो टेबल होगा वो मैनुअली इंटर कराया जाएगा किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। और एडेप्टिव या डायनामिक राउटिंग जो होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा आपस में कम्युनिकेट करके। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो नॉन एडेप्टिव जो होगा स्टैटिक राउटिंग होगा वो छोटे नेटवर्क में, इंट्रानेट जैसा नेटवर्क जो है जहाँ 4-5 जो राउटर हैं वहाँ पे हम स्टैटिकली उसको मेंटेन करेंगे और हम जाके उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे और उसको बूट कराएंगे, चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, काम करने लगेगा। और क्योंकि स्टैटिक राउटिंग स्टैटिक डिटेल को, स्टैटिक जो राउटिंग हमारा इंफॉर्मेशन है उसको यूज करता है, तो इसको कंजेशन से और बाकी जो पार्टिकुलर्स हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। और ये सिर्फ जो राउटिंग इंफॉर्मेशन उनके टेबल में है उसी को यूज करके पैकेट को राउट करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क हो जहाँ 40-50-100 अगर राउटर हैं तो वहाँ पे हम स्टैटिक राउटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको बार बार मैनुअली राउटिंग टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, वहाँ पे हम ऐसा राउटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, एडेप्टिव राउटिंग में क्या है कि सारा राउटर्स जो है अपना टेबल दूसरे राउटर्स के साथ उसको शेयर करेगा। हम ए से बी तक जा सकते हैं और आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन बी के थ्रू सी पे जा सकते हैं। जब बी अपना राउटिंग टेबल हमको शेयर करेगा कि आई कैन गो टू सी, तो हम उसके टेबल के अनुसार हम इंफॉर्मेशन रख देंगे कि सी वाला जितना पैकेट है हम बी के थ्रू सी को भेज सकते हैं। तो ऐसा करके सारा राउटर जो है एक दूसरे को अपना राउटिंग टेबल शेयर करता है और उसके बाद सारा राउटर अपना राउटिंग टेबल अभी वाला और जो राउटिंग टेबल हमको दूसरे नोड से मिल रहा है दोनों को कंपेयर करेंगे और जो बेस्ट रूट होगा, शॉर्टेस्ट रूट होगा, उसको हम अपने टेबल में उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो राउटिंग एल्गोरिथम था हमारा ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, और यहाँ था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट और पाथ वेक्टर राउटिंग। अगर राउटिंग की बात करें तो राउटिंग में हम लोग दो राउटर पढ़े थे, एक था हमारा इंटर डोमेन और एक था इंट्रा डोमेन राउटिंग। ठीक है, इंटर डोमेन एंड इंट्रा डोमेन दो तरह का राउटिंग था। इंटर डोमेन राउटिंग था जो हमारा जितना ऑटोनोमस डोमेन है उसके बीच में हो रहा था, और इंटर डोमेन वो था जो सारे डोमेन्स के बीच में, जिससे जितना इंट्रा डोमेन जो था वो था हमारा ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर का राउटिंग, और सारे ऑटोनोमस सिस्टम के बीच जब राउटिंग हो रहा था तो हम बोलते थे उसको इंटर डोमेन राउटिंग। ओके, तो ये वाला जो पहला वाला जो तीनों है, ये वाला जो हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला तीनों, ये हमारा स्टैटिक राउटर है, स्टैटिक राउटिंग के लिए, जहाँ पे कि हमको कोई राउटर दूसरे राउटर को अपना टेबल शेयर नहीं करेगा। और ये जो है ये सारा का सारा हमारा राउटिंग जो है डायनामिक राउटिंग है, जिसमें हम शेयर करने से ज़्यादा इस बात को समझेंगे कि राउटिंग टेबल हमारा अपडेट कैसे होगा। ये हमेशा एनी टाइम इट विल बी अपडेटेड हाउ। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जिससे हम डिस्टेंस यूज करके शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किए। उसके बाद वो शॉर्टेस्ट पाथ को अपने टेबल में अपडेट करेंगे, फिर अपना अपडेटेड टेबल दूसरे को शेयर करेंगे। तो शेयर करेंगे तो नोड टू नोड करेंगे या फ्लड करके सारे करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा उसी बात को लेके
बात करते हैं। और ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और लिंक स्टेट राउटिंग, ये जो है हमारा, ये था इंटर डोमेन के लिए, इंट्रा डोमेन के लिए, और पाथ वेक्टर एंड हियरार्किकल जो है हमारा इंटर डोमेन राउटिंग था। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। सर। यस सर जो लिंक स्टेट पैकेट का यूज करते हैं सर हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग में, यस, तो सर वो बेसिकली एक प्रकार का राउटिंग ही टेबल होता है ना सर, जो सब शेयर करता है। बिल्कुल। राउटिंग स्टेट, हम राउटिंग टेबल बना लिए तो हम पैकेट बनाएंगे, हम टेबल कैसे भेजेंगे? किसी न किसी पैकेट के रूप में भेजेंगे। हाँ। ठीक है, तो वही पैकेट है, उसी को बोलते हैं लिंक स्टेट पैकेट। ये उसी में राउटिंग इंफॉर्मेशन अपने नोड का वो राउटर डाल के भेजता है। ओके। ठीक है, इसमें अगर कोई एक राउटिंग जो हो जो तुमको नहीं समझ आ रहा है किसी को, तो बताओ। सर एक बार फ्लोटिंग बता दीजिए। फ्लडिंग? यस सर। तुम लोग में से कौन फ्लडिंग बता सकता है? सर हाँ विनय। सर फ्लडिंग एक ऐसा स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिदम है सर, जिसमें कि जो एक राउटर पे जो भी डेटा पैकेट भेजा जाता है सर, वो सारे अदर राउटर्स पे, सारे अदर आउटगोइंग लिंक्स पे उसको रेप्लिकेट कर देता है, भेज देता है, ट्रांसमिट कर देता है, एक्सेप्ट फ्रॉम वेयर इट इज कम फ्रॉम। तो सर इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो डेटा पैकेट है उसको सारे आउटगोइंग लिंक्स में ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो डुप्लीकेसी जो होता है सर, डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स जो होता है वो बहुत हो जाता है, और इवन हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डुप्लीकेशन हो सकता है सर, अगर हम लोग कोई मेजर नहीं ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो सर एक मेजर तो लिया गया था सर कि हम अपने जो डेटा पैकेट है उसके साथ हम एक हॉप काउंटर को ऐड कर देंगे, और जब जब कोई राउटर उस डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करेगा हॉप काउंटर को घटाते चलेगा, और जब वो 0 आ जाएगा हॉप काउंटर तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बट इसके साथ भी सर एक प्रॉब्लम ये है सर कि अगर मेरा सोर्स यहाँ पे है और डेस्टिनेशन कहीं और पे है, तो सोर्स को कैसे पता चलेगा कि उसके बीच में कितने इंटरमीडिएट राउटर्स है? तो और सर उसी के अनुसार हॉप काउंटर उसको ऐड करना है। तो कहा गया कि जो हॉप काउंटर का लेंथ है, हॉप काउंटर का जो वैल्यू है वो लेंथ जितना है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में उतना रखा जाए। लेकिन सर इसका एक और जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फ्लडिंग दिया गया, जिसको कि हम लोग कहे थे सर सिलेक्टिव फ्लडिंग। सिलेक्टिव फ्लडिंग में सर जो डेटा पैकेट था वो उनको उन्हीं आउटगोइंग लिंक्स पे रेप्लिकेट किया जा रहा था जो कि अप्रोक्सीमेटली राइट डायरेक्शन में जा रहे थे सर, सारे लिंक्स में ना भेज करके जो अप्रोक्सीमेटली राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हीं लिंक्स में उस डेटा पैकेट को ट्रांसमिट किया जा रहा था। बट स्टिल सर फ्लडिंग का हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं सर। वेल डिफाइंड। ठीक है, यस सर। ठीक है। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं बाढ़ आना, तो बाढ़ का पानी जब शहर में इंटर करता है तो सारे गली मोहल्ले सब जगह वो इंटर करता है, वो सिलेक्टिव जगह पे नहीं जाता है। तो फ्लडिंग भी हमारा वैसे ही था कि हर जो नोड है उसको पैकेट भेजना है, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले काउंट करेगा, डिसाइड करेगा कौन सा रूट अच्छा है, राउटिंग टेबल दिखेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, अब वहाँ वो करने के बाद भी एक चांस तो ये रहेगा कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है राउटिंग का, हो सकता है वो अभी पुराना हो गया हो, करेंटली वो रूट काम नहीं कर रहा हो। तो वैसे केस में हम जो पैकेट सेंड करेंगे वो सेंड हो सकता है कि ना हो, और हो सकता है कि वो रूट में कंजेशन हो। तो बगैर दिमाग लगाए हुए, बगैर कैलकुलेशन किए हुए हम क्या कर रहे हैं, उस पैकेट को हम सारे आउटगोइंग चैनल भेज रहे हैं। सारे आउटगोइंग चैनल भेजें तो क्या होगा कि सारा चैनल से वो पैकेट पहुंचेगा रिसीवर के पास। ठीक, तो अगर उसमें से कोई लिंक हमारा फेल भी है तब वो वाला पैकेट नहीं पहुंचेगा, बाकी तो पहुंचेगा। तो हमारे पास जो टेबल था उस टेबल के अनुसार तो अगर भेजते, और दूसरे हो सकता है कि ज़्यादा रिलेबल लिंक से वहाँ पैकेट डिलीवर हो गया हो जो हमारे टेबल में नहीं हो, मेरे अपडेटेड टेबल में नहीं हो। तो ये फ्लडिंग जो था, ये आइडिया जो था वो ये था कि बगैर ज़्यादा रिसोर्स खर्च किए हुए, क्योंकि ये छोटे से नेटवर्क की बात है, छोटा सा नेटवर्क की बात है, स्टैटिक राउटिंग की बात है, तो इसीलिए हम फ्लडिंग को यूज करके हम मैसेज भेज सकते थे। लेकिन वही बात है, अगर ए से बी को भेजे और जाना है डी को, तो डी अपने सब नेटवर्क को भेजेगा, और ऐसे करते करते ई पर वो पैकेट मल्टीपल कॉपी अराइव होगा, तो डुप्लीकेसी ऑफ द पैकेट रहेगा वहां पे। ठीक है,
आगे बढ़े Yes. या कुछ और बताना है? बताओ। चलो, तो ये सब हम लोग देख लिए कि हम राउटिंग टेबल में राउटिंग एल्गोरिथम हमारा कौन कौन सा था, तो इसको हम लोग पास करते हैं। राउटिंग खत्म, इसके बाद था कंजेशन कंट्रोल। ठीक है, कंजेशन कंट्रोल में हम लोग को ये था कंजेशन कैसे कंट्रोल करेंगे। कंजेशन कंट्रोल के लिए हमको ये जो टेक्निक यूज किया गया था वो था वार्निंग बिट, चोक पैकेट, लोड शेडिंग एंड रैंडम अर्ली डिस्कार्ड एंड ट्रैफिक शेपिंग। वार्निंग बिट में क्या था, ये राउटर जो पैकेट जा रहा है रिसीवर के पास, उसी पैकेट में एक बिट ऑन कर दे रहा था, वन कर दे रहा था, और रिसीवर हमको तो वार्निंग पैकेट भेजना चाहिए था सेंडर को, लेकिन सेंडर को ना भेज के हम रिसीवर को भेज रहे हैं। और रिसीवर को जब भेज रहे हैं ये सोच के कि रिसीवर जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो उसमें इस वार्निंग बिट को कॉपी कर देगा। जब एक्नॉलेजमेंट को चेक करेगा सेंडर तो उसको वार्निंग बिट वहां मिलेगा। अब तब वो देखेगा कि कितना रिसीवर है, कितना मेरा एक्नॉलेजमेंट है, उसमें वार्निंग बिट है, उसके आधार पे उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रांसमिशन स्पीड को चेक करेगा। दूसरा था कि हम मान लो बहुत दूर है सेंटर रिसीवर, काफी टाइम लगेगा वार्निंग बिट भेजने के बाद भी, तो हम ये करें कि चोक पैकेट डायरेक्टली हम भेज दें सेंडर को। चोक पैकेट जब सेंडर के पास पहुंचेगा तो सेंडर उतना परसेंटेज अपना घटा देगा ट्रांसमिशन। लेकिन ये भी अगर दूर है तो ये चोक पैकेट वहां तक जाते जाते बहुत टाइम लगेगा। अगर जो पैकेट वो भेज चुका है तब तक तो वो पैकेट अराइव होगा उसी स्पीड में, तो चोक पैकेट फिर हुआ कि नहीं, हॉप टू हॉप चोक पैकेट भेजा जाएगा। हम यहाँ से चोक पैकेट भेजेंगे अपने जस्ट एडजेसेंट राउटर को, वो एडजेसेंट राउटर को ऐसे करते करते वो सेंडर के पास जाएगा, और जहां जहां चोक पैकेट जाएगा सबको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आप पैकेट थोड़ा स्लो डाउन कीजिए। ठीक है, लोड शेडिंग में क्या था, लोड शेडिंग में हम कह रहे थे क्या कि जब हमको ज्यादा पैकेट हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे कि डिस्कार्ड करेंगे, और डिस्कार्ड करने के लिए हम एप्लीकेशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फ्रेम कौन सा पैकेट डिस्कार्ड किया जाए। तो किसी एप्लीकेशन में पुराना वाला डिस्कार्ड करना सही रहेगा, और किसी पैकेट में किसी एप्लीकेशन का नया वाला डिस्कार्ड करना सही रहेगा। ठीक है, तो जिसमें हम पुराना वाला को डिस्कार्ड करते हैं नया वाला रखते हैं उसको बोलते हैं मिल्स पॉलिसी, और जिसमें नया को डिस्कार्ड करके पुराना वाला रखते हैं तो पुराना ओल्ड इज बेटर देन न्यू, तो उसको बोलते हैं वाइन पॉलिसी। ओके, ट्रैफिक शेपिंग था। ट्रैफिक शेपिंग मतलब कि हम अवॉइड करना चाहते हैं, हम एक तो तरीका था कि प्रॉब्लम आ जाए उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे, दूसरा तरीका था कि प्रॉब्लम ना आए उसका हम लोग वैसा अरेंजमेंट करें कि प्रॉब्लम आ ही नहीं। तो ये था ट्रैफिक शेपिंग, जिसमें हम लोग कंजेशन को अकर ही नहीं होने देते चाहते थे। विल टेक ऑल द मेजर्स बाय विच दैट कंजेशन वोंट अकर। ठीक है, तो उसके लिए हम लीकी बकेट और टोकन बकेट दो तरह का प्रोटोकॉल देखे थे, दो एल्गोरिथम देखे थे। लीकी बकेट में क्या था कि हम एक कांस्टेंट रेट से डेटा राउटर से सेंड होगा, कांस्टेंट रेट से सेंड होगा। मान लो 1 सेकंड में एक पैकेट हम सेंड कर रहे हैं और हम एकदम स्ट्रिक्ट हैं इस नियम को लेके, चाहे इनपुट में चाहे जितना आ जाए हम लेकिन 1 सेकंड में एक ही है सेट है तो वही भेजेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, बफर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। अगर हम 1 सेकंड में 1 पैकेट भेज रहे हैं और 1 सेकंड में 5 पैकेट मेरे पास आ रहा है तो हर सेकंड में 4 पैकेट एक्स्ट्रा रिमेनिंग हो रहा है, तो धीरे धीरे बकेट फुल हो जाएगा। और जब बकेट फुल हो जाएगा उसके बाद जो मतलब बकेट फुल मतलब बफर फुल, और बफर फुल उसके मतलब उसके बाद जो पैकेट आएगा वो हाँ डिस्कार्ड हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे लीकी बकेट। इसके अलावा एक था टोकन बकेट। टोकन बकेट में क्या था कि राउटर जब देखेगा कोई पैकेट आएगा तो देखेगा कि भाई हमारा क्या कंडीशन है कंजेशन का, अगर कंजेशन उसका सही है और कितना पैकेट वो अलाउ कर सकता है उतना ही पैकेट वो जनरेट करेगा, उतना ही पैकेट टोकन जनरेट करेगा, और हर होस्ट जो है उतना टोकन को उसको अक्वायर करना होगा, उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, तब वो उतना पैकेट सेंड कर पाएगा। सर ये हर होस्ट का मतलब
जितना होस्ट जिसको इस पर डेटा सेंड करना है उसको, तो सर ये तो टोकन उससे जो क्या होगा, जनरेट होगा वो राउटर ना करेगा। बस्ट अगर डेटा हमको आता है, एक बस्ट में बहुत ज्यादा डेटा एक सेंड करना पड़ता है, तो हम कर पाएंगे, जबकि लीकी बकेट में वो काम नहीं हो रहा था, और लीकी बकेट में डेटा लॉस भी हो रहा था, डेटा लॉस हो जा रहा था, और हमारा जो लीकी टोकन है ये हमारा लॉस नहीं होने देगा। हाँ, आप पूछो क्या बोल रहे थे? सर जो टोकन जनरेट होगा सर वो राउटर ना करेगा सर, बिल्कुल। और सर टोकन जो उसको ये भी डिस्ट्रॉय भी करेगा, वो भी वही करेगा सर, राउटर ही करेगा। नहीं, राउटर नहीं करेगा। राउटर मान लो कि उसको टोकन जनरेट कर दिया, अब उसको लग रहा है कि नहीं, अब हमको इतना कंजेशन थोड़ा बढ़ गया है, अब हमको कम पैकेट डील करना है या कम होस्ट को चांस देना है भेजने के लिए, देन वो डिस्कार्ड कर सकता है कुछ टोकन को, वो कुछ टोकन को डिस्कार्ड कर सकता है। मगर क्यों? क्योंकि टोकन रहेगा तभी पैकेट राउटर में इंटर होगा सेंड करने के लिए। ठीक है। और सर यहाँ पे ये कहा गया कि आइडल होस्ट कैन कैप्चर, एक प्रीवियस स्लाइड वाले में सर, एंड इसीलिए कहा गया कि मान लो कि हमको अभी कोई डेटा सेंड नहीं करना है, अभी मेरे पास कोई डेटा नहीं है, हम आइडल हैं, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे पास बहुत सारा डेटा एक साथ बस्ट आ सकता है, तो हम सारा का सारा डेटा सेंड करना चाहेंगे। उस समय ये नहीं सुनना चाहेंगे कि नहीं नहीं इतना डेटा आपका नहीं भेजेंगे भाई, इतना डेटा हम नहीं भेजेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एडवांस में उतना टोकन एक्वायर करना पड़ेगा, उतना टोकन एक्वायर करके रखना पड़ेगा। मान लो हम 100 टोकन रखे हुए हैं, मतलब साइज ऑफ द जो उसका जो मैक्सिमम साइज है उतना हम टोकन कर सकते हैं, अप टू द मैक्सिमम साइज ऑफ द बकेट, जो उसका जो बकेट है उतना हम टोकन हम उसको एक्वायर किए रहेंगे। तो इसका मतलब हमको उतना लाइसेंस मिला हुआ, उतना पैकेट भेजने का लाइसेंस है। तो सर ये टोकन एक्चुअली जो होस्ट को देगा सर राउटर देगा? राउटर अपने पास समझो कि एक राउटर के पास बकेट है, बकेट में वो टोकन क्रिएट करके डाले हुए हैं। अच्छा। ठीक है, हमको जितना पैकेट भेजना है, जितना पैकेट भेजना है, हमको राउटर से परमिशन लेना है, राउटर से परमिशन लेना है कि हम भेजें कि नहीं भेजें। और राउटर परमिशन किस बेसिस पे देगा? कंजेशन को अवेलेबिलिटी। ध्यान में रखें, उसका जो थ्रेशोल्ड होगा, उसका जो बफर का या वेटिंग का, उसको देखते हुए वो ये डिसीजन लेगा। तो डिसीजन कैसे लेगा? उसके लिए तरीका बनाया गया है टोकन का। ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं अभी कंजेशन नहीं है, तो टोकन क्रिएट कर देगा, और उसको लगेगा नहीं कंजेशन बहुत ज्यादा है और हमको थोड़ा स्लो स्पीड करना पड़ेगा, तो हम जो चोक पैकेट भेज रहे थे और वार्निंग बिट भेज रहे थे, उसकी जगह हम टोकन का नंबर घटा देंगे, टोकन का नंबर घटा देंगे। अब होस्ट को टोकन मिलेगा ही नहीं, तो सेंड ही नहीं कर पाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा टोकन का।